Hello, dear all. Nikhar here from Fatma Teachers Training College, Ranchi. हम लोग सीटेट के लिए चाइल्ड पेडागोजी सब्जेक्ट चाइल्ड पेडागोजी सेक्शन को लगातार देख रहे हैं, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में आज का हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस, बुद्धि। तो अपने पिछले सेशन में हम लोगों ने बुद्धि की तमाम परिभाषाओं को डिटेल में देखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं बुद्धि की क्या-क्या विशेषताएं होती हैं और इसके कौन-कौन से प्रकार अलग-अलग विद्वानों के द्वारा बताए गए हैं। तो बुद्धि की जितनी भी परिभाषाएं बताई गई आप लोगों को, उसके आधार पर एक कंसेप्ट बन चुका होगा कि बुद्धि वास्तव में हम लोग किसको कह सकते हैं। तो उन तमाम परिभाषाओं को देखने के बाद एक और परिभाषा हम लोग देखेंगे कोलेस्निक की। कोलेस्निक ने इसकी एक और परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि बुद्धि कोई एक शक्ति या एक क्षमता या योग्यता नहीं है। बुद्धि कोई एक शक्ति, एक क्षमता या योग्यता नहीं है जो सब परिस्थितियों में समान रूप से काम करती है, जो सब परिस्थितियों में समान रूप से काम करती है, बल्कि अनेक विभिन्न योग्यताओं का योग है। बल्कि अनेक विभिन्न योग्यताओं का योग है। ठीक है, इससे थोड़ा सा रिकैप में आपको मदद मिलेगा। लास्ट क्लास में जितनी भी परिभाषाएं बताई गई थी, उन सब को डिस्कस करने के बाद एक कंसेप्ट आपके माइंड में बन चुका होगा कि किसी एक चीज को हम बुद्धि का नाम नहीं दे रहे हैं, बल्कि सीखने की योग्यता जो है उसको भी बुद्धि का नाम दे रहे हैं, अमूर्त चिंतन की योग्यता को भी बुद्धि का नाम दे रहे हैं, समस्या के समाधान की योग्यता को भी बुद्धि का नाम दे रहे हैं, अनुभव से लाभ उठाना भी बुद्धि है, संबंधों को समझने की योग्यता भी बुद्धि है, और अपने वातावरण से एडजस्टमेंट करना भी बुद्धि है। तो कोलेस्निक की परिभाषा पूरी तरह से इसके साथ न्याय करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो अब एक नए तरह का भी विचार विकसित होने लगा है शिक्षा मनोविज्ञान में, और वो ये है कि बुद्धि नाम का कोई तथ्य है ही नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी साइंटिफिक रिसर्च होते हैं या एकेडमिक रिसर्च होते हैं, उसकी खासियत है कि बदलते समय के साथ, बदलते परिवेश के साथ वो भी बदल जाती है। कुछ नया इनोवेशन हुआ, कुछ नया रिसर्च हुआ, तो नई तरह की धारणा आ जाती है। फिर जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं वो हमसे हाथ जोड़कर माफी मांग लेते हैं कि भाई वो पुराना हो गया, एक्चुअली वो बात नहीं है, ये बात। ठीक है, तो अब एक नई तरह की धारणा ये बनने लगी कि बुद्धि नामक कोई फैक्ट है ही नहीं वास्तव में। ठीक है, तो फिर क्या है? तो वो कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की वास्तव में अपनी एक क्षमता होती है, और वो क्षमता किसी भी कार्य को करने की क्षमता होती है, और इसमें जो अंतर पाया जा रहा है हम लोग उसी को बुद्धि में अंतर कह रहे हैं। ठीक है, सब कुछ जब हमने पढ़ लिया, हमने तैयार कर लिया, हमने समझ लिया, इतनी परिभाषाओं को हमने देख लिया, तब ये बात निकल करके आ रही है कि बुद्धि नामक कोई चीज होता ही नहीं है।
हर व्यक्ति में अपनी-अपनी क्षमता है, अपनी-अपनी योग्यता है और वही बुद्धि के नाम से जानी जा रही है या वही एक भ्रम क्रिएट कर रही है। हालाँकि ये मान्यता अभी तक पूरी तरह पुष्ट नहीं हो पाई है, जब तक सभी लोग इसको क्षमताओं के नाम से ना जानने लगें, तब तक हमें बुद्धि की परिभाषाओं को, इसके प्रकार, इसकी विशेषताओं को देखते रहना होगा। ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि बुद्धि की विशेषताएँ क्या-क्या हैं? थ्योरेटिकल आंसर्स में भी और ऑब्जेक्टिव टाइप्स में भी ये आपसे पूछा जाता है। इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस को समझने में, बनाने में ये हमारी मदद करता है। तो पहली विशेषता है कि यह जन्मजात शक्ति होती है। बुद्धि जन्मजात शक्ति होती है। ये इसकी विशेषता है। तो जन्मजात कहने का मतलब है कि ये अर्जित नहीं होती होगी। ठीक है? जिसको हम जन्मजात कह रहे हैं, वो जन्म से हमें प्राप्त होता है। यानी वो अर्जित योग्यता में शामिल नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बुद्धि अर्जित नहीं होती है। जन्मजात योग्यता के रूप में बुद्धि हमारे अंदर मौजूद अवश्य होती है, लेकिन अगर हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, तमाम तरह के ऐसे प्रैक्टिसेज़ हैं जिसको हम लोग करें, तो हमारी बुद्धि में विकास होना बिल्कुल संभव है, स्वाभाविक है। दूसरी विशेषता है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ठीक है? देखिए, चिंतन मैंने कई बार कहा है कि ये एक अमूर्त प्रक्रिया ही है। फिर भी जोड़ दिया जाता है तो इसलिए इन दोनों वर्ड को एक साथ हम लोग देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता है और यही इसकी दूसरी विशेषता भी है। तो अमूर्त चिंतन की योग्यता से हमारा मतलब है कि बुद्धि में ये बात शामिल होती है कि हम किसी चीज के ऊपर सोच सकें, विचार कर सकें। विचार की प्रक्रिया पूरी की पूरी क्या है? ये दो फैक्ट को आपस में एक सीरीज में जोड़ने का काम करती है। ठीक है, एक फैक्ट आपके माइंड में ऐसे ही घूम रहा है, दूसरा फैक्ट भी घूम रहा है, लेकिन जब आप विचार करना शुरू करते हैं, तो उन दोनों फैक्ट्स को आपस में मिला देते हैं। तो यह एक तरह से श्रृंखला के निर्माण करने जैसा है। तो बुद्धि में ये योग्यता होती है कि वो आपको अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। दो या दो से अधिक फैक्ट्स को आपस में जोड़ने, तार्किक क्रम में जोड़ने, उसका कोई परिणाम निकालने, किसी उद्देश्य की प्राप्ति से प्रेरित होकर के ऐसा करने की योग्यता आपके अंदर उत्पन्न करती है। ठीक है? तीसरी विशेषता है बुद्धि की, वो है सीखने में सहायक होता है। यानी सीखने में सहायक। सीखने में सहायक। ठीक है? तो बुद्धि की तीसरी विशेषता है कि किसी भी चीज को सीखने में ये हमारी सहायता करती है। इसमें समझने जैसा बहुत कुछ नहीं है। आप जानते हैं कि जिसमें बुद्धि होती है वो जल्दी सीखता है, दूसरे के अनुभव से भी सीख लेता है। इंसान के पास बोध है और इस बोध का कमाल है कि इंसान खुद से करके सीखने के बजाय कई बार दूसरों से भी सीख लेता है। ठीक है? जानवरों के पास इस चीज का अभाव होता है। वो दूसरों को देख कर के कम सीखते हैं या नहीं ही सीख पाते हैं। लेकिन मनुष्य में ये विशेषता है कि दूसरे के अनुभवों का भी वो लाभ उठा लेता है। इसके बाद चौथी विशेषता है अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता।
अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता है। देखिए, अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता का जहां तक प्रश्न है, तो ये डायरेक्टली हमारे स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम लोग लर्निंग एंड टीचिंग के दौरान देखेंगे कि स्मृति किसको कहते हैं, मेमोरी किसको कहते हैं। मेमोरी में बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, जैसे किसी चीज को याद रखना, फिर उसको हूबहू रिकॉग्नाइज करना, इसके साथ साथ लंबे समय तक उसको धारण करके रखना, और ठीक ठीक उसी चीज को जरूरत के हिसाब से अपने चेतन स्तर पर ले आना, अपने कॉन्शियस माइंड में उसको ले आना। ये चारों चीजें मिला करके मेमोरी बनती। तो अनुभवों से लाभ उठाने का सीधा संबंध हमारे मेमोरी से होता है। हमारी मेमोरी में ये सभी चीजें स्टोर की हुई होती हैं। हम अपने पूर्व के सभी अनुभवों को हूबहू उसी रूप में रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं, और जो भी उसके परिणाम हुए थे, उस परिणामों से बचने की कोशिश करते हैं, या ठीक-ठीक उसी परिणाम को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसको ऐसे समझिए कि जैसे कोई डिश बनाना आप चाह रहे हैं, ठीक है? स्वाभाविक है कि पहली बार अगर आप बनाने जा रहे हैं, तो आपसे मिस्टेक होगा, जल जाएगा, नमक ज़्यादा हो जाएगा, चीनी कम हो जाएगा या ज़्यादा हो सकता है, कुछ भी इस तरह की घटना हो सकती है। अब दूसरी बार आप उन गलतियों को रिपीट ना करें, इसके लिए सारा प्रयत्न करेंगे। अनुभव से आप लाभ उठा रहे हैं। दूसरी चीज़, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छा डिश बना किसी दिन, तो अगली बार आपकी कोशिश होती है कि हूबहू उसी प्रोसेस को रिपीट करें या वही टेस्ट लेकर के वापस आएँ। यानी आप उसी परिणाम को प्राप्त करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो अपने अनुभवों से सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही रूपों में अपने आप को लाभ पहुंचाने की व्यवस्था जो होती है, वो बुद्धि से जुड़ी हुई होती है। जिसके पास इंटेलिजेंस होता है, वो प्रयास करता है कि हमारे परिणामों में सातत्यता बनी रहे, सकारात्मक रूप में। और अगर कोई नेगेटिव रिजल्ट आया है, तो हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। ठीक है? इसके बाद है कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाना। कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाना। जो भी टफ सिचुएशंस होते हैं, या जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं या जटिलताएं होती हैं, उसको इजी बनाने का काम करती है बुद्धि। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे दो स्टूडेंट को एक ही सर्कमस्टांसेस में रख दिया जाए, जो नॉन फेवरेबल हो, फेवर नहीं करता हो, तो वहां पर कुछ स्टूडेंट्स अपने आप को, या कुछ बालक ऐसे होते हैं जो अपने आप को एडजस्ट बनाने के लिए थोड़ा मेहनत करते हैं, परिस्थितियों को समझते हैं, और कैसे उससे बेस्ट तरीके से डील किया जा सके वो करने की कोशिश करते हैं, सफल भी हो जाते हैं। और दूसरे तरह के लोग होते हैं कि उन्हीं समस्याओं में घबरा जाते हैं या फिर टूट जाते हैं। तो कठिन परिस्थितियां जब भी आ जाए या कोई भी जटिल समस्या आ जाए, तो वहां पर घबराना नहीं है, वहां पर उस समस्या के कारण को समझने का प्रयास करना है। उस समय में आप क्या कुछ कर सकते हैं, पॉजिटिवली आपको वो करना चाहिए। और घबराने वाली बात जो है, बाद में घबरा लेंगे, उसके लिए बहुत समय है। जब उस परिस्थिति में फंस जाए, तो कोशिश करें उससे उबरने की, उससे निकलने की। सोशल मीडिया पे एक मैसेज मैं लगातार देखता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर कभी मिला तो मैं ज़रूर आप लोगों से भी शेयर करना चाहूँगा। उसमें दिखाता है, एक पिक्चर के 2 स्लाइड बने हुए हैं। एक स्लाइड में ऐसा है कि पानी बहुत ज़्यादा है और वो व्यक्ति डूब रहा है, ठीक है? और दूसरे में मैं देख रहा हूँ, दूसरे स्लाइड में, कि वो उल्टा लेट करके मज़े में तैर रहा है। समस्या एक ही है, आपका व्यक्तित्व तय करता है कि आप उसमें डूब जाते हैं या आप उससे पार हो जाते हैं। बुद्धि आपको इन चीज़ों को सरल बनाने में मदद करती है। इनकी समस्याओं को या इनकी जटिलताओं को कम करने का काम करती है। अगली विशेषता है बुद्धि की,
नवीन परिस्थितियों में सामंजस्यता स्थापित करना। नवीन परिस्थितियों से सामंजस्यता स्थापित करना। नवीन परिस्थितियों से सामंजस्यता स्थापित करना। ये एडजस्टमेंट क्रिएट करने का काम करती है। ठीक है। देखिए, परिवर्तन आप जानते हैं, मैंने पहले भी आपको बता रखा है, कई बार आपने सुना भी होगा, थोड़ा ये फिलोसॉफिकल हो जाता है लेकिन समझना जरूरी है। परिवर्तन प्रकृति का एक गुण है। ठीक है, नेचर नेचर ही है, परिवर्तन नेचर है, सीधी बात है। तो चेंज हर जगह होगा। हमने देखा है सोशल डेवलपमेंट वाले चैप्टर में भी हमने देखा था कि सोसाइटी में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। यही वजह है कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आपकी सोच में परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन, यानी प्रत्येक स्थिति में आप इस प्रकृति में पाएंगे कि परिवर्तन हर जगह पाया जा रहा है, हर जगह परिवर्तन हो रहा है। और एक मजेदार फैक्ट ये है कि हर एक चीज अस्थायी होना चाहता है। कुछ भी है वो अनसर्टेनिटी को, अनिश्चितता को कोई भी पसंद नहीं करता, चाहे वो प्रकृति हो चाहे वो मनुष्य हो। तो इसी का पूरा संघर्ष है। अब इस संघर्ष में प्रकृति भी अपने हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करती है और मनुष्य भी अपने हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। प्रकृति कैसे एडजस्ट करती है? जैसे बहुत गर्मी का समय है, अब बारिश का मौसम आने वाला है, तो आप देखते हैं दोनों के बीच में जबरदस्त युद्ध चल रहा होता है। कभी गर्मी ज्यादा तेज हो जा रहा है तो उसको कम करने के लिए कभी बारिश हो रही है। फिर अभी जैसे सीजन बदल रहा है, लगातार जो परिवर्तन हो रहा है, इसमें आप देखेंगे आपका बॉडी भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। जो एडजस्ट कर ले रहा है वो तो सुरक्षित है, स्वस्थ है। जो नहीं कर पा रहा है, तमाम तरह के हेल्थ इश्यूज उसके सामने आ रहे हैं। तो ये तो नेचर की बात हो गई। मनुष्य की बात अगर करें, कोई भी व्यक्ति अगर जॉब करना चाह रहा है, फ्रेंडशिप करता है, या कह सकते हैं आप अपने सामाजिक बोध का विस्तार करता है, उस सब के पीछे एक कारण मौजूद होता है। वो चाहता है अपने आप को सुरक्षित करना। किस चीज से सुरक्षा? जबकि हमें पता है कि अगले दिन का कोई भरोसा नहीं है कि कौन जीवित रहना है, किसे जीवित रहना है, किसे जीवित नहीं रहना है, यह फिक्स नहीं है। फिर ये किस चीज में सर्टेनिटी चाहता है, किस चीज में निश्चितता चाहता है? वास्तव में इसके अंदर एक डर बैठा हुआ है, और वो है परिवर्तन का डर, असुरक्षा का भाव। मनुष्य जब तक असुरक्षा से पीड़ित रहेगा तब तक वो परिवर्तन से भागता रहेगा। कई बार आप देखेंगे ना कि लोग किसी चीज से डर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं, बहुत टेंशन में होते हैं, और वो घटना आखिर हो ही जाती है। जैसे किसी स्टूडेंट को ये डर सताता हो कि भाई पूरे साल तो हमने सोचा अब पढ़ेंगे, रोज शेड्यूल बनाते थे और रोज हमारा शेड्यूल बिगड़ जाता था, हमने पढ़ा नहीं। अब एग्जाम का समय आ गया, हो सकता है हम फेल हो जाए। वो इतना ज्यादा डर गया, अपने आप को इतना ज्यादा टेंशन में ले आया कि वो वास्तव में फेल हो जाता है। फिर क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो बेकार का इतना सोच रहा था वो, उसको तैयारी कर लेनी चाहिए थी। जितना वो डर रहा था उससे बेहतर होता कि वो तैयारी करने के रास्ते निकालता। या फिर नहीं ही हो पा रहा है तो ये पता है कि भाई फेल होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल होंगे, तो फिर हो जाने दो, उसके लिए इतना डरना क्या है? ठीक है। तो इस तरीके से हमारा माइंड काम करता है, इसी तरीके से वो अपने आप को हमेशा सुरक्षित करना चाहता है। और जब जब उसके सुरक्षा पर कोई आघात होता है, उसे समस्या होती है। परिवर्तन यही काम कर देता है। आपने देखा होगा कि जब आप स्कूल से कॉलेज में आए होंगे तो आपको समस्या हुई होगी। स्कूल में एक बना बनाया शेड्यूल था, बना बनाया टाइमिंग था, एक बना बनाया ढर्रा था जिस पर आप पूरा का पूरा शैशवावस्था और बाल्यावस्था गुजार चुके थे। ठीक है, इतना लंबा समय आपने उसे दे रखा था, आपकी कंडीशनिंग हो चुकी थी। जैसे ही कॉलेज में आए तो कोई टाइम टेबल का पता नहीं, कभी टीचर आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, कभी क्लास हो रहा है, कभी बिना बताए क्लास ऑफ हो जा रहा है, जो हमारे आस पड़ोस का सिचुएशन है।
फिर वहां पर हम लोग देख रहे हैं कि बुक जो रेफरेंस के तौर पर बताए गए उसमें कुछ टॉपिक मिल रहा है, कुछ टॉपिक नहीं मिल रहा है। पहले बहुत आसान होता था, मैथ्स का एक क्लास 10 का बुक बोल दिया जाता था, सब कुछ उसी में रहता था। जैसे ही प्लस 2 में गए, पता चला 4-5 बुक पढ़ रहे हैं, तब जाकर के सिलेबस कवर हो रहा है। वही एक बुक किसी ने क्यों नहीं बनाया? ये समस्या तब और गहरी हो गई जब हम लोग कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटीज में गए। अब तो वहां एक चैप्टर के लिए 5-5 रेफरेंस बुक है, और वैसे वैसे ना जाने कितने सारे यूनिट्स थे उसमें। तो हर स्तर पर परिवर्तन हो रहा था, हर स्तर पर आपको समस्या हो रही थी। लेकिन उसी में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो 80%, 90% स्कोर करते चले गए। उसी में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो पढ़ाई से विमुख होते चले गए, उनको समझ में नहीं आया और उन्होंने पढ़ाई छोड़ भी दी। ये होता है ना, फैक्ट है ये। तो इसका मतलब है कि नवीन परिस्थितियों से सामंजस्यता स्थापित करने की योग्यता बुद्धि हमें प्रदान करती है। जो व्यक्ति किसी भी नए सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, मान लीजिए वो बुद्धिमान है। और जो भी ऐसा नहीं कर पाता है, तो आप समझ लीजिए उसमें बुद्धि का अभाव है, बुद्धू है। बुद्धि और बुद्धू, दो वर्ड को हमेशा याद रखिएगा, साथ साथ चलता है तो बुद्धि, नहीं है तो बुद्धू, सीधी बात। अगली विशेषता है भले बुरे, सत्य असत्य, भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक में अंतर करने की योग्यता, में अंतर करने की योग्यता। अब यहां पर आपको एक समस्या आ सकती है। आप सिर्फ इतने ही चीजों को बुद्धि का पर्याय मान करके नहीं चलेंगे, ठीक है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ यही 3 चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि भले बुरे की पहचान हो जाना, सत्य और असत्य की पहचान हो जाना, नैतिक और अनैतिक का ज्ञान हो जाना, सिर्फ इतना ही बुद्धि नहीं है। बुद्धि जब हम कह रहे थे, इसका मतलब है कि किसी भी चीज के दो पक्ष होते हैं, दो पहलू होते हैं। उन दोनों ही पहलुओं के बीच में अंतर स्थापित करने की योग्यता बुद्धि होती है। यानी बुद्धि आपको किसी भी दो फैक्ट, दो चीज के बीच में अंतर समझने की योग्यता प्रदान करती है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 3 पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वही इंपॉर्टेंट है, बाकी जगह पे बुद्धि का कोई योगदान नहीं होता, ऐसा नहीं है, ठीक है? जैसे किसी मनुष्य में अगर बुद्धि है, पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, तो वो ये आसानी के साथ समझ लेता है कि कौन सा चीज हमारे लिए अच्छा है, कौन सा चीज हमारे लिए बुरा है। वो ये भी समझ लेता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, दोनों के बीच अंतर स्थापित कर लेता है। वो ये समझने लगता है कि समाज किन नियमों को नैतिक मानती है और किन चीजों को अनैतिक मानती है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसको वो समझने लगता है और उसके दो पक्षों के बीच में अंतर समझना या अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास करने लगता है। जिसमें बुद्धि का अभाव होता है या जिसकी बुद्धि विकसित नहीं होती है, वो इन चीजों में अंतर नहीं कर पाता। जैसे छोटे बच्चे का एग्जाम्पल हम लोग लें, मैक्सिमम लोगों के साथ ये हुआ होगा, आप जितने यहाँ मौजूद हैं आप सबने ये एक्सपीरियंस किया होगा, और आस पड़ोस में कई बच्चों को आप देखते भी होंगे जाकर के आग को छू लेते हैं, अपनी उंगलियां जला डालते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इस चीज का पता ही नहीं है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और मेरे लिए क्या बुरा है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी ऐसे काम को, किसी ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं जिसके बारे में हमारे पास स्पष्टता नहीं होती है, वो सोशल नॉर्म्स पे सही नहीं उतरता हो। जैसे किशोरावस्था में बहुत सारे लड़के ऐसा भी करते हैं, जैसे बहुत सारे नियमों का उल्लंघन कर देना, ट्रैफिक लाइट्स को जंप करना, दोनों के बीच में रेस लगा, उन्हें लगता है कि कौन यहाँ से फिराया लाल
अल्बर्ट एक्का चौक तक बगैर हेलमेट के जाकर के आ सकता है। अब लग गई चैलेंज, निकल गए वहां के लिए। अब पता चला कि रास्ते में ट्रैफिक पुलिस वाले भी खड़े हैं। फिर हमें पहली बार नैतिकता और अनैतिकता का ज्ञान होता है। नियम का पालन क्यों करना चाहिए और नियम का पालन ना करने से क्या समस्या होती है। ठीक है, जो इंटेलिजेंट होते हैं, जिनके पास बुद्धि होती है, जो जिनका बुद्धि विकसित होता है, वो ऑब्वियस सी बात है, वो कह देंगे कि भाई हम ये रिस्क क्यों लें, गाड़ी वगैरह जब्त हो जाएगी हमारी, हम ऐसा नहीं करते। हो सकता है कि उनके फ्रेंड सर्कल में उनका मजाक उड़ाया जाए, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि का परिचय दिया, वो इस फर्क को समझ रहे हैं। मान लेते हैं कि ट्रैफिक पुलिस से बचने के चक्कर में आप इधर उधर से बाइक भगा ले जा रहे हैं, आप एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं, अपने जान को जोखिम में डाल सकते हैं। ठीक है, तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं। तो अपना खुद का अच्छा बुरा समझना, नैतिकता अनैतिकता का ज्ञान होना, या तमाम चीजों के दोनों पहलुओं को समझने का प्रयास करना, ये बुद्धि की निशानी है, बुद्धि की विशेषता है। अगली विशेषता है वंशानुक्रम और वातावरण से प्रभावित होना। वंशानुक्रम और वातावरण से प्रभावित होना। देखिए, बुद्धि पर वंशानुक्रम का और वातावरण का दोनों का प्रभाव पड़ता है। आप जिस तरह के जगह पर रहते हैं, जिस तरह के सोशल एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, उस तरीके से आपकी बुद्धि विकसित होती है। जैसे इंडिया के कई स्टेट्स में घूमने के बाद मेरा ये निष्कर्ष निकला है कि मैदानी क्षेत्र के लोगों की बुद्धि अन्य जगहों के लोगों के मुकाबले ज्यादा विकसित होती है। इसके पीछे का कारण क्या है? मैदानी क्षेत्र का जो पूरा बनावट है वो एलुवियल सॉइल्स का है, जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। जैसे सतलज, यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, पंजाब से लेकर के आप बांग्लादेश तक जो नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया है उसको लेकर के चलते चले जाइए, तो जहां की मिट्टी उपजाऊ होती है वहां हर एक चीज फर्टाइल होता है, ब्रेन भी फर्टाइल होता है। और चूंकि वहां पर जीवन जीना अन्य क्षेत्रों के मुकाबले थोड़ा आसान होता है, तो वहां पॉपुलेशन डेंसिटी भी पाई जाती है, जनघनत्व यानी आबादी वहां ज्यादा होगी। आबादी ज्यादा है तो संसाधनों पर बोझ पड़ता है। अब क्या होता है कि वहां पर एक संघर्ष की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। उस संघर्ष की अवस्था में वही जीवित रह सकता है जो डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर फिट बैठता हो। तो आप देखेंगे यूपी, बिहार, पंजाब, इन सभी क्षेत्रों में जो शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम करने में ज्यादा सक्षम होते हैं, वो ज्यादा आगे बढ़ पाते हैं। इसके पीछे का एकमात्र रीजन यही है। और बुद्धिमान इसलिए भी बुद्धिमान कहना थोड़ा सा रीजनलिज्म को बढ़ावा देना जैसा हो जाएगा, लेकिन ये सच है कि बिहार का समाज या यूपी का समाज, चूंकि मैं खुद बिहार से हूं इसलिए मैं उसको कह रहा हूं, आप लोग जब कभी इसको डिफाइन करेंगे तो थोड़ा केयरफुली करेंगे। ठीक है, तो वहां के समाज में क्या है कि संघर्ष बहुत ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां तमाम तरह के टेक्निक्स आपको लगाने पड़ते हैं अपने आप को सरवाइव कराने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने बुद्धि का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपटीशन जबरदस्त है। तो वहां पर आपके बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव पड़ता दिख रहा है। और दूसरा, हमने जेनेटिक्स के स्टडी के दौरान ये देखा था कि माता पिता का आईक्यू लेवल ज्यादा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके घर में जन्म लेने वाले बच्चों का भी आईक्यू लेवल ज्यादा होता है। तो ये बुद्धि की एक प्रमुख विशेषता है कि वो वंशानुक्रम से और अपने वातावरण से प्रभावित होता है। इसके साथ साथ मैंने एक चीज और आपको बताया था वातावरण के प्रभाव के दौरान, कि जैसे जैसे इक्वेटर से हम लोग पोलर एरिया की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमें कम एग्रेसिव लोग मिलते जाते हैं। जैसे जैसे आप पोलर एरिया से वापस 0 डिग्री इक्वेटर की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको एग्रेसिव नेचर के लोग, एग्रेसिव नेचर के जानवर, इवन पेड़ पौधों में भी इस तरह की प्रवृत्तियां देखने को मिलेंगी। तो एक नेचुरल कारण भी है और दूसरा मैनमेड कारण भी है, वातावरणीय कारणों के पीछे। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि ये प्रिंटर है जिन्होंने इस पॉइंट को दिया है, उन्होंने कहा है कि बुद्धि का विकास काल जन्म से किशोरावस्था के बीच होता है। बुद्धि का विकास का समय जन्म से लेकर किशोरावस्था के बीच होता है।
है, जन्म से लेकर किशोरावस्था के बीच में आपकी बुद्धि विकसित होती है। इसमें भी हमने एक चीज देखा था, अगर वो फैक्ट आपको याद हो, कि मनुष्य का 85% ब्रेन शैशवावस्था में ही विकसित हो चुका होता है, बाकी पूरे जीवन में ओनली 15%। तो उस समय तक ये पूरी संरचना बन करके तैयार हो गई रहती है। बाल्यावस्था के अनुभवों और बाल्यावस्था में निर्मित हुए पैटर्न्स और किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते जो भी उनका अपना काम करने का स्टाइल है, वो उनकी बुद्धि को बढ़ाता है या उसको और ज्यादा विकसित करता है। इसके बाद एक पॉइंट है, अगला पॉइंट है कोल एवं ब्रूस के द्वारा दिया हुआ। कोल एंड ब्रूस, कोल एंड ब्रूस ये कह रहे हैं कि लिंग भेद के कारण बुद्धि में बहुत कम ही अंतर हो पाता है। लिंग भेद के कारण बुद्धि में बहुत कम ही अंतर हो पाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई सोसाइटी अगर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में इन्वॉल्व हो, तो ऐसा नहीं है कि वहां के जो फीमेल्स होंगी, जो लड़कियां होंगी, उनमें बुद्धि का अभाव पाया जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है लिंग भेद का। एक्चुअली उनको दबाया जा रहा है, उनको बहुत ज्यादा मौके नहीं दिए जा रहे, इसलिए उनकी बुद्धि का प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है। लेकिन इससे ये नहीं है कि बुद्धि की जो संभावना है, उसकी जो क्षमता है वो समाप्त हो जा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।